Hello dear students, in this video we are going to start your unit number 4 of paper 2, that is physical chemistry. So in this unit there are two parts. Part A is about properties of liquid and part B is about solid state. Okay, so we are going to start with the part A, that is the properties of liquid. आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में होता है, हमें पता है, ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। तो हमें ये पता है कि सॉलिड जो है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और गैस का ना तो डेफिनाइट शेप होता है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो ये उनके प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो इस चैप्टर में हम जो लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं, मेनली तो जो लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ है उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। तो उसमें से हम दो प्रॉपर्टीज़ इस यूनिट में स्टडी करेंगे, एक है सरफेस टेंशन और दूसरा है विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका आपका एक इस सरफेस टेंशन पर डिपेंडेंट ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो क्या होता है सरफेस टेंशन, तो समझते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बाय यूजिंग दिस डायग्राम। सो इस डायग्राम में आप देख रहे एक लिक्विड फिलअप किया गया है, ठीक है, और ए और बी ये उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है उसको हर डायरेक्शन से इक्वल पुल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको हर डायरेक्शन से एक जैसे ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस मॉलिक्यूल पर, ए मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हर तरफ से एक जैसे ही फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे मॉलिक्यूल बी, तो इस पर जो है वो सरफेस लेवल से, सरफेस की तरफ से कोई भी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचने वाला नहीं है, ठीक है। उसको जो भी पुलिंग होगी इसकी वो फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द लिक्विड ये होगी, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सरफेस लेवल का है। तो अबाउ द सरफेस कुछ भी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ से इसको पुलिंग नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये जो लिक्विड्स हम लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो लिक्विड हम फिलअप करते हैं, अगर किसी ग्लास कंटेनर में आपने देखा होगा, जैसे ये कोई अगर टेस्ट ट्यूब हम ले लें, तो जो अगर उसमें हम वाटर ले लें तो उसका जो मेनिस्कस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, वो ऐसे स्ट्रेट लेवल में नहीं होती वाटर लेवल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है इनको इनवर्ड पुल होता है, मतलब अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनको पुल करते रहते हैं। इसलिए ये जो है ये ऐसा मेनिस्कस उनका बनता है, कर्व बनता है, ठीक है। तो ये जो सरफेस एक्चुअली एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उनको कंटिन्यूअसली पुल किया जाता है फ्रॉम इनसाइड मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये जो सरफेस पर स्ट्रेचिंग होती है या फिर टेंशन होता है, इस टेंशन को कम करने के लिए जो लिक्विड है वो ट्राई करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया रखे, ठीक है। वो सरफेस टेंशन या फिर सरफेस की स्ट्रेचिंग रिलीज़ करने के लिए लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया आप जानते हैं कि सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है, ठीक है। इसीलिए जो लिक्विड ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की? इट इज़ द फोर्स, और फोर्स का यूनिट अगर हम SI यूनिट में ले तो इन न्यूटन्स, ठीक है। इट इज़ द फोर्स in newtons acting at right angles to the surface of liquid,
ठीक है। जो भी लिक्विड का सरफेस है उस पर राइट एंगल बनाते हुए जो फोर्स आता है अलोंग 1 मीटर लेंथ, ओके, अलोंग 1 मीटर लेंथ, दैट इज द सरफेस टेंशन। और अगर सीजीएस सिस्टम ले तो न्यूटन्स की जगह पर हमें डायंस रखना पड़ेगा और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। तो यूनिट क्या बनेंगे उसके, तो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर उस लेंथ पर, 1 मीटर की लेंथ पर। तो लेंथ हो गई हमारी किस यूनिट में, अगर ऐसा यूनिट है तो मीटर में, और फोर्स है न्यूटन में, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, इसी को हम न्यूटन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया एसआई यूनिट किसका, सरफेस टेंशन का, और उसका सिंबल जो है वो है गैमा, ओके। गैमा से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट बनाया जाए तो वो हो जाता है डायंस सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो ये है सरफेस टेंशन के यूनिट्स और सिंबल। मोस्ट ऑफ द जितने भी लिक्विड्स है, मैक्सिमम लिक्विड्स, उनका जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो इन बिटवीन 27 टू 42 डायंस सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन वाटर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, दैट इज़ इक्वल टू 72.8 डायंस सेंटीमीटर इनवर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। और ये इसकी वजह है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके। वाटर का फॉर्मूला H2O, उसमें है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो इसी वजह से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो अदर लिक्विड से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना है अगर हमें किसी लिक्विड का, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्टेलैग्नोमीटर, ओके। स्टेलैग्नोमीटर ये है, और इसको ड्रॉप पिपेट भी बोलते हैं इस एपरेटस को, और इस मेथड को बोलते हैं ड्रॉप नंबर मेथड, ओके। तो कैसे किया जाता है ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा जो एपरेटस है वो इस तरीके से, ये एक ग्लास ट्यूब है, ये यहाँ से जो है ये रबर ट्यूबिंग है, रबर की ट्यूब है, ये एक क्लिप लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ये ग्लास से बना होता है पूरा, बॉटम में आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जो है वो फ्लैट है, देखिए यहाँ पर ये पूरा फ्लैट सरफेस है उसका, ठीक है। ये ड्रॉप नीचे आती हुई आपको दिख रही है। तो ये कंप्लीट ग्लास से बना हुआ होता है, और ये इसका स्टैंड है, वहाँ पर उसको हम अटैच करते हैं, ठीक है, इस स्टैंड पर, और ये उसका क्लैंप है जिससे वो अटैच रहता है स्टैंड को, ओके। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और ये जो आपको ये डार्क लाइन जो दिख रही है, ब्लैक लाइन, ये है उसकी कैपिलरी। कैपिलरी मतलब बहुत ही फाइन ट्यूब होती है, बहुत ही बारीक ट्यूब होती है ग्लास की, वो रखी हुई होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें वाटर जो है कैपिलरी से अंदर ऊपर ऐसे सक करना है। कहाँ तक सक करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्क ए, ऐसे मार्किंग की होती है वहाँ पर, और ये है मार्क बी। तो आपको जो लिक्विड, जिस लिक्विड का आपको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग स्टेलैग्नोमीटर, तो आपको वो लिक्विड को जो है किसी बीकर में लेना होगा, ठीक है। और बीकर में लेने के बाद में इस तरीके से ये स्टेलैग्नोमीटर आपको उसमें डिप करना होगा, और फिर उसको सक करना होगा। वो जो रबर ट्यूबिंग है उससे, इस रबर ट्यूबिंग से आपको उस लिक्विड को सक करना होगा। कहाँ तक सक करेंगे, मार्क ए तक, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही मार्क ए तक आ जाता है, ये क्लिप जो है वो उसे टाइट कर देंगे हम, ठीक है। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना होता है हमें, तो सबसे पहले जिस लिक्विड का हमें करना है सरफेस टेंशन काउंट आउट, तो हम रिलेटिव
मेथड से उसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर, और जो लिक्विड का हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें इथेनॉल का फाइंड आउट करना है, ठीक है, इथेनॉल का सरफेस टेंशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इथेनॉल के ये हमारा एक लिक्विड हुआ जिसका हमें फाइंड आउट करना है, और उसके रिलेटिव में हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो हमारे पास दो लिक्विड हुए जिसका हमें इस स्टेलग्नोमीटर से ड्रॉप्स काउंट आउट करने पड़ेंगे। क्या ड्रॉप्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक ड्रॉप गिर रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तो वॉश करेंगे बढ़िया अच्छे से क्रोमिक एसिड से, फिर बहुत बार वाटर से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लीन होने के बाद में उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर जो है वो सक करेंगे। कहाँ तक सक करेंगे, मार्क ए तक। ठीक है, इसको सक करेंगे हम मार्क ए तक, यहाँ तक सक कर लिया। फिर उसके बाद में उसको ड्रेन होने देना है ड्रॉप वाइज। ठीक है, वो जो वाटर हमने भरा उसे और उसके ड्रॉप्स फॉर्म होंगे और वो नीचे गिरेगा। तो हमें इस स्टेलग्नोमीटर को एडजस्ट करना पड़ेगा कि 1 मिनट में नियर अबाउट 15 to 20 ड्रॉप्स गिरे। इस तरीके से हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हो गई, हमने ड्रॉप्स काउंट आउट किए उस डिस्टिल्ड वाटर के पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कब तक काउंट आउट करने हैं ड्रॉप्स, जब तक मार्क ए से मार्क बी तक। ठीक है, ड्रॉप्स हमें तब तक ही काउंट आउट करने हैं जब तक लिक्विड मार्क ए से मार्क बी लेवल तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तब तक इतने रेंज में कितने ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं वो हमें काउंट करने हैं उसके बाद में। ठीक, पहले सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद में एडजस्टमेंट हो जाएंगी 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट की। उसके बाद में उसको वैसे ही स्टेबल रखनी है क्लिप को, उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर भरेंगे फिर से, कहाँ तक, मार्क ए तक, और फिर मार्क बी तक कितने ड्रॉप्स गिरते हैं वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम काउंट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस एपरेटस को एसीटोन से वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे ताकि उसमें जितना भी वाटर है वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद में जो भी लिक्विड हमें जिसका सरफेस टेंशन काउंट आउट करना है उसको इसमें यहाँ तक मार्क ए लेवल तक फिलअप करेंगे और उसकी भी वैसे ही नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना होता है। रीडिंग्स क्या लेनी है हमें, तो इस तरीके से हमें रीडिंग्स लेनी है और उसका फॉर्मूला में पुट करके हमें सॉल्व करना है। कैसे रीडिंग्स होगी हमारी, तो सबसे पहले तो N1 और N2। N1 हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर के लिए समझ लीजिए, और N2 हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर इथिल अल्कोहल। हमने एग्जाम्पल इथिल अल्कोहल का लिया इसलिए। फिर दोनों लिक्विड्स की डेंसिटीज़ लेनी पड़ेंगी D1 और D2, ये टेबुलर फॉर्म में मिलती है रीडिंग्स हमें, हम वहाँ से ले लेंगे। γ1 और γ2 दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड, तो हमें γ2 की वैल्यू निकालनी है। γ1 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब V1 और V2 दैट इज वॉल्यूम्स ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ द टू लिक्विड्स आर दैट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ऑफ द स्टेलग्नोमीटर, वो जो इनसाइड में उसके एपरेटस की कैपिलरी थी उसकी रेडियस। V हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टेलग्नोमीटर बल्ब बिटवीन मार्क A एंड B। तो ये सारे हो गए इसके मीनिंग्स, उसके जो सिंबल है वो। तो जो एंगल बना है वहाँ पर मतलब जो मेनिस्कस है, ठीक है, जो मेनिस्कस बना और उसकी जो टेंजेंट उस मेनिस्कस की लेते हैं, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को ज़ीरो, जो एंगल है वो नियर अबाउट ज़ीरो का कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर उसे ज़ीरो का कंसिडर करेंगे तो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन जो हो जाएगा उसके अलोंग दैट सरकम्फरेंस, वो उसका फॉर्मूला बनेगा 2πr γ। ठीक है, तो ये कब, जब वो एंगल ज़ीरो का बनेगा तब। ठीक है, तो वैसे तो वो ज़ीरो का ही बनता है, इसलिए वो जो फार्मूला आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फिर वो कॉस थीटा का वैल्यू ली जाती है। कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा होता है ज़ीरो, तो वो ज़ीरो की कॉस ज़ीरो की वैल्यू हो जाती है 1।
ठीक है। एक्चुअली जो फॉर्मूला है उस जो भी सरकमफ्रेंस बनता है, फोर्स एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन अलोंग सरकमफ्रेंस, ये जो है ये टेंजेंट बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई r गैमा कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल है वो ज़ीरो है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस ज़ीरो, ठीक है। कॉस ज़ीरो का मतलब उसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारा जो फोर्स बना यहाँ पर एक्ट होने वाला वो जो है वो हो गया कितना 2 पाई r गैमा का, ठीक है। तो ये उस फॉर्मूले पर से आता है 2 पाई r गैमा का। वेट कितना होगा ईच ड्रॉप का, तो वो बनेगा v d g, ओके, वेयर g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2 ये होगा, ठीक है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये कैसे फॉर्मूला आया, देखिए वेट जो है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी हमारा वेट अगर हम ले लें तो क्या होता है मास, ओके। किसी भी चीज़ का वेट अगर हम ले लें तो मास इनटू उसकी ग्रेविटी, ओके। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। हमारा जो वेट यहाँ पर है अर्थ पर, ठीक है, वो चांद पर जाने पर उतना वेट नहीं रहता, मास तो हमारा सेम रहेगा लेकिन वेट अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, ओके। तो ये जो मास इनटू ग्रेविटी है, तो मास का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला क्या बना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या बना फिर, मास इनटू ग्रेविटी में हम मास का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और फिर ये ग्रेविटी, तो ये हमें मिल जाता है वेट ऑफ ईच ड्रॉप, ओके। तो ये बना फॉर्मूला VTG किसका, वेट ऑफ ईच ड्रॉप का, ओके। अब जब वो ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपर डायरेक्शन का है और उसका खुद का वेट, ये दोनों सेम होंगे तभी वो ड्रॉप नीचे गिरेगा, ठीक है। उसका वेट उस जो नीचे फोर्स उसको खींच रहा है वो, और जब इक्वल बनेंगे तभी वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले जो है, हम अगर दोनों लिक्विड के लिए ले ले तो हमारे ये दो फॉर्मूले इस तरीके से बन जाते हैं, दैट इज़ 2 पाई r गैमा 1, ये लिक्विड 1 के लिए, दैट इज़ जो डिस्टिल वाटर हमने कंसिडर किया था, उसका वॉल्यूम, डेंसिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि हम एक का अर्थ पर ले रहे हो दूसरे का चांद पर जा रहे हैं तो इनकी की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, वो सेम रहेगी, ठीक। और दूसरे का फॉर्मूला बनता है 2 पाई r गैमा 2 इज इक्वल टू V2 D2 इंटू जी। तो ये दो फार्मूलेज हमको मिले। अब इन दो फार्मूलेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे N1 और N2 से, जो कि है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ओके। तो ये नंबर ऑफ ड्रॉप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दैट इज़ ये बने हमारे फॉर्मूले, ओके। इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये V1 इंटू N1 वो हो गया टोटल वॉल्यूम, जितना उसमें भरा था हमने A मार्क से लेके B मार्क तक का, वो टोटल वॉल्यूम हो गया। इतने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरे N1 और एक ड्रॉप का वॉल्यूम था V1, तो टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाता है V। ये दोनों के लिए सेम है, मतलब इसके इस लिक्विड के लिए और इस लिक्विड के लिए भी। तो दोनों फार्मूलेज जो है, क्योंकि वॉल्यूम मार्क A से लेके मार्क B तक है ना, तो दोनों लिक्विड हमने सेम लिया था, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है, इसलिए दोनों इनकी जगह पे हम लेंगे कैपिटल V, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना फिर इस तरीके से, ये मिले हमें इक्वेशन। अब इनको हमें डिवाइड करना है, रेशो निकालना है इनका, तो ये जो वैल्यू है बचती है इसे सॉल्व करेंगे। ये V जो B कट गया, ये G भी कट गया, इस तरीके से यहाँ पे बचा D1 D2, ओके। ये 2 पाई r ये कट गया, बचा यहाँ पर गैमा 1 N1 गैमा डिवाइड बाय गैमा 2 N2 इज इक्वल टू D1 बाय D2। तो अब अगर हमें सिर्फ गैमा 1 गैमा बाय गैमा 2 की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये मिला हमको
फॉर्मूला दैट इज रिलेटिव सरफेस टेंशन का, दैट इज गामा 1 डिवाइड बाय गामा 2 इज इक्वल टू d1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय d2 इंटू n1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन में हमारे पास जो है सारे वैल्यूज़ जो है, जैसे हमें निकालना है गामा 2, बाकी सारे वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। दोनों लिक्विड के डेंसिटीज़, दोनों लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स और जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके सरफेस टेंशन, ये हमारे पास अवेलेबल है। गामा 2 की वैल्यू पुट करनी है और उस लिक्विड का सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, जिसे यहाँ पर दिया है ग्लास कैपिलरी ऑफ डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर 0.1, तो डायमीटर पर से हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर इज डिप्ड इनटू डिस्टिल्ड वाटर। कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज अज्यूमिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो ये जो फार्मूला है ये कैपिलरी मेथड का फार्मूला है। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको नहीं देखेंगे हम, ये आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला ही नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे हम इस न्यूमेरिकल को। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सरफेस टेंशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द पैराकोर वैल्यू। ओके, सो इसमें क्या होती है ये पैराकोर वैल्यू और किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किसी कंपाउंड के, इसमें देखना है हमें। अगर गामा ये हमने सरफेस टेंशन का सिंबल लिया है, कैपिटल डी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी अगर हम कंसिडर करें, और स्मॉल डी जो है वो उसी लिक्विड के वेपर की डेंसिटी सेम टेम्परेचर पर अगर हम कंसिडर करें, तो इन दोनों की वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा। मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये उस लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर और सेम टेम्परेचर पर उसके वेपर की डेंसिटी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इसमें। तो अगर रिलेशन क्या बनेगा सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में, ये दिया है मैक्लिओड ने। तो क्या रिलेशन, डायरेक्टली इक्वेशन दिया है, सीधा सीधा हम उस इक्वेशन को देखते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। सो गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब इन दोनों साइड्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया गया m से। ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू मिलती है इसे बोलते हैं पैराकोर वैल्यू। ओके, तो ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में p लिखा जाता है, उसका सिंबल जो है पैराकोर के लिए। तो ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है, ये d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। देखते हैं हम हमारे घर में भी अगर पानी रखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर कितने वेपर्स उसके होते हैं, तो डेंसिटी तो बहुत कम होती है ना वेपर की। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल डी, इसलिए स्मॉल डी को निगलेक्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूला बनता है वो है m इंटू गामा टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू पैराकोर वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है m/d, ये m जो है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, कैपिटल D जो है उसकी डेंसिटी हो गई। तो वो जो m/d बना, डेंसिटी का फार्मूला बार बार याद रखना है आपको, क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अगर इसका मोलर मास ले लिया हमने, ये डेंसिटी है, तो m/d, ये इधर d आया तो ये v इधर चला जाएगा, तो m/d का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलर वॉल्यूम। ओके, तो वो हो गया मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये क्या आएगा, m/d की जगह पे यहाँ पर आएगा, m/d की जगह पे यहाँ पे b इंटू गामा टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू पैराकोर। तो ये इस इक्वेशन में अगर ये गामा की वैल्यू 1 कर दे, तो 1 का पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर b इज इक्वल टू पैराकोर वैल्यू। तो इस पर से इस पैराकोर वैल्यू की जो है डेफिनेशन बनाएंगे हम। कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, पैराकोर इज डिफाइंड एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स सरफेस टेंशन इज यूनिटी। मतलब इसका मतलब अगर गामा की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 मतलब यूनिटी, तो ये जो वॉल्यूम है उसका मोलर वॉल्यूम और उसकी पैराकोर वैल्यू इक्वल हो जाती है। ठीक है,
तो ये इसी पर से हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अब ये जो पैराकोर है ये एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें जितने भी एटम्स होंगे और उन एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होगा, उन सारे वैल्यूज़ की एडिशन करके हमें उस कंपाउंड के लिए उसकी पैराकोर वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल जनरल एग्जांपल दिया, अगर कोई मॉलिक्यूल ले लिया ए बी, तो उसकी पैराकोर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, उस मॉलिक्यूल का एटम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की भी वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें वो टोटल मॉलिक्यूल की पैराकोर वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर देकर है, उस पर से कैलकुलेशन भी किया जाता है। ये टेबुलर फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ देकर है, पर है कि ये एटम्स के लिए है, और अगर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, उनके लिए भी ये वैल्यूज़ देकर है। ठीक है, तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन वैल्यूज़ है। कोई प्रॉब्लम अगर इस पर हो, पूछते तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी लिया तो वो वैल्यूज़ गिवन होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या है इन पैराकोर वैल्यूज़ के, देखते हैं हम। तो इसके एप्लीकेशंस में जो है स्ट्रक्चर कंफर्मेशन में बहुत यूज़ होता है इस पैराकोर वैल्यू का। जैसे कोई मॉलिक्यूल अगर है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, तो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलीज, तो कौन सा स्ट्रक्चर उसका करेक्ट है वो अगर डिटरमाइन करना है, तो ये वैल्यू हमें बहुत हेल्प करती है। किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये है बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन में जो फार्मूला है C6H6, ओके, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ओके, और 3 डबल बॉन्ड, ये केकुले ने दिया हुआ स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो उसमें उन्होंने दिया कि 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो है ये अरेंज होंगे एक हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड रिंग में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल अवेलेबल है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 17.1, कार्बन के लिए 4.8, और जो डबल बॉन्ड है उसके लिए 23.2, सिंगल बॉन्ड के लिए तो कुछ लेना ही नहीं है, और 6 मेंबर रिंग के लिए 6.1। तो ये सारे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जो भी उन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया है उसके लिए। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, 6 कार्बन, उसके लिए हर एक कार्बन के लिए 4.8, तो 6 कार्बन के लिए 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैल्यू है 17.1, और तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 3 डबल बॉन्ड तो 3 इंटू 23.2, और 6 मेंबर रिंग की जो वैल्यू है वो है 6.1। इन सबको ऐड कर दिया, 207.1, और 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर बेंजीन की डेंसिटी, बेंजीन को ले ले तो उसकी डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है 0.878 ग्राम पर ml। सरफेस टेंशन 29.3 डाइंस पर सेंटीमीटर, एंड मॉलिकुलर वेट बेंजीन का है 78। सो ये सारे वैल्यूज़ अगर हम फार्मूले में पुट कर दें, उसकी वैल्यू हमको मिलती है 206.6। तो ये वैल्यू 207.1 की और 206.6 की, ये एक बहुत ही करीबी है। ठीक है, तो इसलिए वो जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया उसे करेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया, दैट इज़ क्यूनोन का। ये है क्यूनोन का फॉर्मूला। ओके, तो इसका या तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा करेक्ट है वो हम पैराकोर वैल्यू से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ओके, 4 हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर ये 2 3 4 हाइड्रोजन हुए और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर में 4 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। पहले वाले स्ट्रक्चर में 4 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, ओके, और हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। तो इस पर से अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसकी, तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं इसके। देखिए ये है 6 कार्बन, वैल्यू पुट कर दी, 4 हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू, 2 ऑक्सीजन की वैल्यू,
4 डबल बॉन्ड के पहला जो स्ट्रक्चर है उसके लिए ये, और एक 6 मेंबर रिंग की, तो ये मिलती है वैल्यू 236.1 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 236.8। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर 2 हम कंसिडर करें तो स्ट्रक्चर 2 में जो है ये मिलेगा हमें 6 कार्बन के लिए ये वैल्यू, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्ड है वो 2 कंसिडर किए, यहाँ पर 3 लिखे गए, 2 होने चाहिए, और एक 6 मेंबर 2 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन को लेकर थे। ठीक, 2 6 मेंबर रिंग, तो टोटल वैल्यू जो है वो 219 और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर 1 जो है वो मैच करता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक दैट इज सरफेस टेंशन वो होता है फिनिश। सेकंड टॉपिक जो है विस्कोसिटी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।